हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू मैग्नेट ब्रेन्स। माय नेम इज सानिध्य और मैं हूं आपका बिजनेस फैकल्टी फॉर क्लास 12। आज हम लोग मीनिंग ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में बात करने वाले हैं। हम लोगों ने अभी तक काफ़ी सारी चीज़ें समझी कि बिजनेस के मैनेजमेंट के अंदर हम लोग क्या क्या चीज़ें करते हैं, कितने सारे लोगों ने थ्योरीज दी है और उसके साथ साथ कई सारी तरह की बातें वो करके गए हमारे साथ। चलिए तो आते हैं हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के अंदर। हमने हेनरी फ्योल के बारे में बात करी, हमने बात करी हमारे एफडब्ल्यू टेलर भाई साहब के बारे में बात करी। उन्होंने बोला एक्सपर्ट्स भी रखने पड़ेंगे आपको, तो एक्सपर्ट्स भी रखे। उन्होंने बोला भैया 4 तरह के प्रिंसिपल्स बता रहा हूँ साइंटिफिक मैनेजमेंट के, तो वो 4 तरह के प्रिंसिपल्स बताए। हेनरी फ्योल भाई साहब ने आपको 14 प्रिंसिपल्स बताए मैनेजमेंट के। तो ऐसे ही कई सारे लोगों का काफ़ी इन्फ्लुएंस रहा है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के अंदर। अब आते हैं हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बात आ जाती है जिसका मीनिंग ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या बोलता है, कि मतलब क्या है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का, कि मैनेजमेंट के ऐसे प्रिंसिपल्स क्या दर्शाते हैं, क्या बोलते हैं। इस चीज़ को समझने के लिए हमारे पास ये वीडियो आई है जहाँ पे हम लोग ये समझेंगे कि भैया ये क्या बताना चाह रहे हैं हमें, ठीक है। और ऐसी और अमेजिंग इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए आप मैग्नेट ब्रेन्स चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहाँ पे KG 1 to 12 आपको सारी की सारी वीडियोस मिल जाती हैं ऑल फॉर फ्री। आप चाहें तो आपकी सारी की सारी वीडियोस आप देख सकते हैं वेबसाइट और मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल पर भी जाकर। आप ये सारी की सारी वीडियो KG 1 to 12 देख सकते हो, यूपी बोर्ड, MP बोर्ड, बिहार बोर्ड, हर तरह के बोर्ड में जाके वीडियोस देख सकते हो, ठीक है। चलिए गाइस, बाकी चलते हैं आगे। हम आते हैं मेन फर्स्ट स्लाइड पे हमारी, कि मीनिंग ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या है, मतलब क्या है इसका। अ प्रिंसिपल रेफर्स टू अ स्टेटमेंट। एक प्रिंसिपल एक स्टेटमेंट की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? एक स्टेटमेंट की बात कर रहा है। प्रिंसिपल इज अ स्टेटमेंट, इज अ स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट है विच रिफ्लेक्ट्स द फंडामेंटल ट्रूथ, जो कि क्या रिफ्लेक्ट करता है? फंडामेंटल ट्रूथ को रिफ्लेक्ट करता है अबाउट सम फेनोमेनन बेस्ड ऑन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। Management principles are general guidelines for decision making and behavior of manager. मैनेजर का जो बिहेवियर है या जनरल गाइडेंस की बात करें, या फिर जनरल गाइडेंस मतलब क्या, कि आगे क्या करने वाले हो ऐसा गाइड करना है ना। जनरल गाइडेंस फॉर डिसीजन मेकिंग, डिसीजंस क्या लेने हैं आपको लाइफ में। बिहेवियर ऑफ मैनेजर, मैनेजर किस तरह से बिहेव करेगा। जनरल गाइडलाइंस क्या होंगी डिसीजन लेने से पहले, किन चीज़ों को देखकर हम जो है हमारे डिसीजंस लें, उनकी बात कर रहे हैं। फंडामेंटल ट्रूथ अबाउट सम फेनोमेनन बेस्ड ऑन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप मतलब क्या है, कि कुछ चीज़ कॉज हो जाए और उसका इफेक्ट देखने को मिले। मतलब साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट जैसी की बात कर रहे हैं ना, कि कुछ हमने ऐसा केमिकल रिएक्शंस किया और उसका इफेक्ट रिलेशन देखने को मिल रहा है। कुछ कॉज किया, उससे कुछ इफेक्ट हुआ, उसके बीच के रिलेशनशिप की यहाँ बात करें, दैट इज नोन एज द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। ये एक तरह के आपके पैरामीटर हैं जिनको देखकर आप डिसीजन लेते हो। सिंपल सी वो बात कही जा रही है। फिर आते हैं हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड पे, नेचर, फीचर या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल। कि ये मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स के नेचर बोल लो, फीचर बोल लो, कैरेक्टरिस्टिक बोल लो, ये क्या होते हैं। व्हाट इज नोन एज यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी, दैट इज नोन एज परवेसिव। एवरी लेवल, एनीवेयर, एनी टाइम। मैनेजमेंट का बेटा ना कोई समय होता है, ना ही कोई लेवल होता है, ना ही कोई हमारे नहीं, मैनेजमेंट का लेवल होता है, मतलब आप बाइफरकेट कर सकते हो टॉप लेवल, लोअर लेवल और मिडिल लेवल। पर मैनेजमेंट प्रोसेस जो है उसका कोई लेवल नहीं है। वो टॉप पे भी होगा, वो मिडिल पे भी होगा, वो लोअर पे भी होगा, मतलब हर लेवल पे हो रहा है। फिर एनीवेयर, आप यूएसए में कर लीजिए, आप मार्स पे कर लीजिए, आप जुपिटर पे कर लीजिए, आप इंडिया के अंदर कर लीजिए, आप गांव खेड़े में कर लीजिए, मैनेजमेंट हर जगह पाया जाएगा, यूनिवर्सली एप्लीकेबल है, परवेसिव नेचर का है। और एनी टाइम, किसी भी समय, रात को करना चाहोगे मैनेजमेंट तो रात को भी जरूरी है, सुबह करोगे तो सुबह भी जरूरी है, मतलब हर समय मैनेजमेंट जरूरी होता है आपका, ठीक है। दैट इज नोन एज यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी मतलब परवेसिव नेचर, हर लेवल, हर जगह, हर समय पे हो रहा है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर यूनिवर्सल इन नेचर, दैट मीन्स दे कैन बी अप्लाइड टू ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। वो सब टाइप के ऑर्गेनाइजेशन पे एप्लीकेबल है।
इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर साइज एंड नेचर, उनके साइज और नेचर के रिस्पेक्ट में अगर ये बात करो, बिजनेस as well as non-business, small as well as large public sector as well as private can follow this। बोल रहे हैं कि भैया हर तरह के आपके जो बिजनेस है, बिजनेस एज वेल एज नॉन बिजनेस। क्या नॉन बिजनेस इंस्टीट्यूशंस मैनेजमेंट नहीं करते? मतलब मान लीजिए कोई भी यात्रा जा रही है, तीर्थ यात्रा जा रही है या हज पे जा रहे हैं, तो वहां पे क्या बिजनेस है? क्या नहीं। तीर्थ यात्रा इज नॉट अ बिजनेस, हज इज नॉट अ बिजनेस। आप यहाँ पे लोगों को लेके जा रहे हो या लोग जा रहे हैं, तो वहां पे अपनी निस्वार्थ सेवा करते हैं लोग, अपनी इच्छा से लोगों की मदद करी जाती है, उनका मेंटेनेंस किया जाता है कि सब लोग लाइन में आइए, प्लीज एक लाइन फॉलो करिए, डोंट ब्रेक द लाइन, प्लीज फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ दिस पैरामीटर्स। कि आप मक्का जा रहे हैं या फिर आप तीर्थ पे जा रहे हैं, तो बेटा वहां पे भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, लोगों को फिर भी मैनेज करना होता है कि देखो आपको अगर प्रसाद चाहिए तो आप इस वाले काउंटर से लेके जाइएगा, है ना। अगर आपको खाना खाना है तो आप इस वाले हॉल में बैठ के खाना खाइएगा। या आपको अगर वर्शिप करना है तो वर्शिप करने के लिए आपको पूरा सर्कल लेना है, या कहाँ से एंट्री होगी, कहाँ से एग्जिट होगा, क्या होगा, पूरा प्रोसेस आपको पूरा पता होता है। आप कभी ना कभी आपने एक्सपीरियंस किया होगा, छोटे मोटे मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे, हर जगहों पे देखा होगा। ये नॉन बिजनेस इंस्टीट्यूशंस भी, इंस्टीट्यूशन भी नहीं बोलूंगा, नॉन बिजनेस एरियाज हैं जहाँ पे कोई बिजनेस नहीं हो रहा है, पर बेसिकली अपने वर्शिप के एरियाज है, नॉन बिजनेस एक्टिविटी है, मन की सेवा से या अपने मन की इच्छा से आप ये सब एक्टिविटीज करते हैं। आप अपने आप को कुछ स्पिरिचुअली आप जो है कुछ गेन करना चाहो, या फिर अपने मन की संतुष्टि पाना चाहो, तो ये लोग एक्टिविटीज करते हैं। अच्छा, चैरिटी हर रिलीजन का एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट माना गया है कि दान करो भाई साहब, दान पुण्य से आपका तो भला होता ही है, साथ ही साथ सामने वाले का बहुत भला होता है। बोलते हैं ना कि पैसे से ज्यादा दुआ काम करती है, हाँ या ना। तो वो बात जो कही जा रही है उसका एक ही पर्पस है कि भैया चैरिटी प्लेज अ वेरी वाइटल रोल, दैट इज अ नॉन बिजनेस पर्पस। पैसा कमा नहीं रहे, उल्टा लग रहा है पैसा उसके अंदर, ठीक है। दैट इज नोन एज की एक ये स्मॉल एज वेल एज लार्ज पब्लिक सेक्टर, स्मॉल सेक्टर हो, लार्ज पब्लिक सेक्टर हो, या प्राइवेट सेक्टर ही क्यों ना हो, सब लोग फॉलो करते हैं। दैट इज परवेसिव नेचर। फॉर एग्जाम्पल, प्रिंसिपल डिविजन ऑफ वर्क इज अप्लाइड इन गवर्नमेंट ऑफिसेस। अच्छा, गवर्नमेंट ऑफिसेस में भी ये हो रहा है, प्राइवेट कंपनीज में भी हो रहा है, कंपनी में भी हो रहा है, हॉस्पिटल्स में भी हो रहा है, स्कूल में भी हो रहा है, क्लब्स में भी हो रहा है, एवरीवेयर, हर जगह पर हो रहा है, कोई भी एरिया छूटा नहीं है यहाँ पे, ठीक है, हर जगह पर हो रहा है। फिर आता है हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट, जनरल गाइडलाइंस। जनरल गाइडलाइंस क्या बोलता है बेटा? जनरल गाइडलाइंस मींस मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर जनरली गाइडलाइंस टू एक्शंस, बट these principles are not ready-made solutions for any problem. The principle of stability of tenure consists an given stable time period to employee to settle down, but how much time depends upon firm, 6 months or an year. सिंपल सी बात है कि अगर मैं आपको एक छोटी सी चीज बोलूं कि यहाँ पे आपने पढ़ा भी स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर की बात, है ना, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर की बात किया। ये देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, जैसा आपने एक पढ़ा ना, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर एक प्रिंसिपल पढ़ा था आपने फ्योल के प्रिंसिपल में। स्टेबिलिटी, एग्जाम्पल बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर क्या बताता है बेटा? स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ये बताता है कि किस इंसान को कितना रहना चाहिए कंपनी के अंदर। तो ये मिस्टर डेविड बेकहम जो है हमारे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग यही है स्पेलिंग डेविड बेकहम की। तो मिस्टर डेविड बेकहम, वेरी स्टाइलिश पर्सन, ये जो है इनको एक फुटबॉल क्लब के अंदर, फुटबॉल क्लब के अंदर इनको जो है लाया गया। कौन सा क्लब होगा? मान लीजिए रियल मैड्रिड क्लब है, उसके अंदर लाया गया, दैट इज हाला मैड्रिड लोग बोलते हैं, है ना। फुटबॉल क्लब के अंदर लाया। आपको सबको मालूम है डेविड बेकहम जो एक बहुत बड़ा फुटबॉलर था अपने जमाने का, हाँ या ना, अपने टाइम का बहुत बड़ा फुटबॉलर था। अब क्या होता था, फुटबॉलर्स जो हैं क्लब्स के सारे क्लब्स द्वारा खरीदे जाते थे, तो डेविड बेकहम को रियल मैड्रिड बुलाया गया, है ना। अब रियल मैड्रिड पहुंचने के बाद
रियल मैड्रिड पहुंचने के बाद इस व्यक्ति को 1 महीने बाद ही निकाल दिया। मान लीजिए ऐसा हुआ तो नहीं था, लेकिन मैं सिर्फ बता रहा हूं 1 महीने बाद ही निकाल दिया। क्यों? क्योंकि गोल नहीं मार पाया था ज्यादा। सिर्फ पूरे 1 महीने में 30 दिन में, मतलब 30 दिन में 30 डेज में 5 मैचेस हुए। मान लीजिए हफ्ते में 1 मैच होता है, तो 30 डेज में मान लीजिए 5 मैचेस हुए, और 5 मैचेस में सिर्फ उसने 1 गोल मारा। कितने गोल मारा? 1 गोल मारा। जबकि ये अपने पुरानी टीम जो कि कौन सी है? मैनचेस्टर यूनाइटेड के अंदर 5 गेम्स में अराउंड 7 गोल मारता था। तो क्या आपने, कंपनी ने इसको, मतलब क्लब ने इसको तुरंत निकाल दिया, तुरंत स्थिति पे निकाल दिया कि 5 मैच के अंदर तुमने 1 गोल मारा है और तुम पिछली टीम में 5 गेम में 7 गोल मारते थे, तुम्हारा तो भैया समझ नहीं आ रहा है हमें, लो भैया तुम फायर कर देते हैं। क्या कर देते हैं बेटा? फायर कर देते हैं, तुम्हें भगा देते हैं यहां से। अब एक बात बताओ, जब ये इंसान आया, अब इसको सेटल तो होने दो। जिन प्लेयर्स के साथ वो खेलता था उनके साथ वो रोज खेल रहा था, उसका एक कंफर्ट लेवल बन गया था, वो लोगों का चहीता बन चुका था। मतलब कहीं ना कहीं उसको ये चीज मतलब कहीं ना कहीं कंफर्ट लेवल पे आ गई थी कि यार मेरे को पता है कि सामने वाला प्लेयर मेरे साथ किस तरह से खेलता है। हमारा कोऑर्डिनेशन बन गया था कि वो मुझे बॉल पास करता है और फिर आगे बढ़ता है तो मैं उसको आगे बॉल पास करता हूं। मतलब एक मेंटालिटी मैच हो जाती है खेलते समय, तो खेलना आसान हो जाता था। अब ये पूरे के पूरे प्लेयर्स को जानता था वहां पे, यहाँ पे पूरे प्लेयर्स को जानता ही नहीं है। 11 में से ये किसी के साथ भी नहीं खेला पहले, 11 में से खुद एक है, बाकी 10 लोगों के साथ ये खेला ही नहीं, और सब्स्टिट्यूट पे बैठे हुए हैं वो लोग अलग। तो भैया ऐसे तो ये खेला ही नहीं कभी, तो अब क्या करेगा? क्या वो अब क्या छोड़ दे ये सब चीजें करना? बेटा ऐसा तो नहीं हो सकता ना, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो ऐसा नहीं हो सकता, इसलिए क्या बोला जा रहा है कि भैया फुटबॉल क्लब जो है रियल मैड्रिड, उसको थोड़ा समय देना चाहिए, समय देना चाहिए। ऑलमोस्ट 1 साल तो दो, 1 साल तो दो उसको देखने के लिए, 1 सीजन पूरा तो दो कम से कम। और कई बार 1 सीजन से ज्यादा भी देना चाहिए। कई बार होता है कि नया क्लब है, 1 साल में ढंग से परफॉर्म नहीं कर पाया, दूसरे साल में कर लेगा। समझ आया? तो परफॉर्मेंस बेस्ड चीजें भी ऐसी काम आती हैं कि भैया आप 1 साल में परफॉर्म नहीं कर पाए तो दूसरे साल में करो, है ना? इस चीज की बात करी जा रही है। तो एकदम से तुरंत किसी को नहीं भगाना, उससे आप जब तक वो सेटल होने लगा है, मान लीजिए कि वो 1 महीने बाद अगले महीने तो सेटल होना चालू हुआ था, थोड़ा सा उसका गेम इंप्रूव हुआ था, लेकिन उससे पहले उसको निकाल दिया क्योंकि लोग सेटिस्फाइड नहीं थे उससे। अरे संभलने तो दो उसको, उस एनवायरनमेंट में आने तो दो, आने से पहले निकाल दिया। तो ऐसा भी ना होना चाहिए, ठीक है? तो स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ये बोलता है कि भैया जनरल गाइडलाइंस मतलब क्या है? ये मेरे लिए गाइडलाइन है कि जिनको मद्देनजर रख के आप अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ सकते हो, पर ये सॉल्यूशन नहीं है। क्या बोला मैंने? कि इनको नजर रखकर आप सॉल्यूशन जो है ढूंढ सकते हो, पर ये सॉल्यूशन नहीं दे रहा है आपको। ये क्या कर रहा है? आपको एक रेडीमेड रेमेडी नहीं दे रहा है कि बना बनाया चीज है ना, आपको बनाना पड़ेगा आपकी सिचुएशन के हिसाब से, आपको बनाना पड़ेगा अपने कंडीशंस के हिसाब से, आपके जो समय चेंज हो गया है, नेचर चेंज हो गया है बिजनेस का, उसके हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा। तो इट डज नॉट से, अब जैसे वही ना स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, कोई इंसान आया और निकाल दिया, उसका कितने समय के अंदर निकाला जाना चाहिए? 6 महीना, साल भर, 3 महीना, 1 महीना, ये चीजें तो आप कंपनी टू कंपनी ही डिफर कर सकते हो और इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री, ठीक है? फिर आता है हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 3, पॉइंट नंबर 3, इवोल्यूशनरी फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंस। इवोल्यूशनरी स्लैश फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट्स, एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू या प्रैक्टिस के थ्रू ये फॉर्म करी जाती है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर डेवलप्ड ओनली आफ्टर डीप एंड थोरो रिसर्च वर्क। अच्छा, आप कोई प्रिंसिपल बनाते हो ना तो ऐसे ही फजूल में नहीं बनाते कि यार भैया मन कर रहा है प्रिंसिपल बनाने का तो बना दिए, ऐसा नहीं होता। उनको ऑब्जर्व करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा टेस्ट करना पड़ता है, क्योंकि वो एक बेंचमार्क की तरह देखे जाते हैं और बेंचमार्क के बाद ही आपका ढंग से वो काम कर पाएंगे। दे आर नॉट डेवलप्ड ओवरनाइट, एक रात में नहीं बनते बेटा प्रिंसिपल्स। इनको सालों साल ऑब्जर्व किया जाता है कि आप जो काम कर रहे हो वो हर जगह पे, हर नेचर पे, हर टाइप के बिजनेस पे पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा, उस चीज को देखा जाता है। प्रॉपर ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट आर कंडक्टेड बिफोर डेवलपिंग देम। अच्छा, प्रॉपर जो ऑब्जर्वेशन है या एक्सपेरिमेंट्स हैं वो जो है कंडक्ट हो रहे हैं बिफोर डेवलपिंग देम, उनको डेवलप करने से पहले।
उनको काफी बार एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, ऑब्जर्व किया जा रहा है कि यार जो भी ये काम कर रहे हैं, जो प्रॉपर आपका ऑब्जर्वेशन है या एक्सपेरिमेंट है, आर कंडक्टेड बिफोर डेवलपिंग देम। उनको डेवलप किया जा रहा है, उनको डेवलप किया जा रहा है कब? जब बहुत ज्यादा ऑब्जर्वेशंस हो, बहुत ज्यादा ऑब्जर्वेशंस हो और उसके साथ साथ बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे हैं। ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट्स के बेसिस पे ही आप बोल सकते हो कि हाँ, ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट्स के बेसिस पे ही आप बोल सकते हो कि हाँ ये हमने डेवलप किए हैं। आपने बहुत उसको जांचा परखा है, मतलब दे आर इवोल्यूशनरी इन नेचर। बेटा बदलते रहते हैं, इवोल्यूशन होता रहता है, क्योंकि बिजनेस का नेचर भी डायनेमिक होता है, तो उसका मैनेजमेंट करने के तरीके भी बदलते रहते हैं। ठीक है, ऐसा बोला जाता है। फिर प्रिंसिपल्स ऑफ डिविजन इज नॉट डेवलप्ड ओवरनाइट, was observed that dividing the work results in improved performance after testing in different organization. Principle is formed. क्या बोल रहे हैं? प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन इज नॉट डेवलप्ड ओवरनाइट। ये प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन जो है वो पूरा आपका रात भर में नहीं बना है। was observed that dividing the work result in improved performance after testing in different organization. Principle is formed. वो बोल रहे हैं यार इस चीज को ना पहले तो बहुत सालों तक एक्सपेरिमेंट किया गया, उसके बाद बहुत सारे अलग अलग टाइप के ऑर्गेनाइजेशन में डालकर देखा गया, फिर समझे कि यार ये सब जगह पे काम कर रहा है। ओके चलो इसको एक प्रिंसिपल बना लेते हैं। ठीक है, तो डिवीजन ऑफ वर्क ऐसा ही बनाया गया कि आपने जब टुकड़े किए काम के तो हर जगह पे अच्छे से काम हो रहा था। ये चीज आपने हर ऑर्गेनाइजेशन में डालकर देखी, हर फील्ड में डाल के देखा और ऐसे ही बेनिफिट्स हो रहे थे, इसलिए आपने इसको प्रिंसिपल बनाया है। फिर आता है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी बोलता है मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर अप्लाइड डिफरेंटली अंडर डिफरेंट कंडीशंस। मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल होते हैं ये अलग अलग कंडीशंस में अलग अलग तरीके से अप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, सम चेंजेस कैन बी मेड इन एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल्स अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। कई बार हो सकता है कि रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको प्रिंसिपल्स में थोड़ा चेंज लाना पड़े। क्यों लाना पड़े थोड़ा सा चेंज? क्योंकि आपका बिजनेस भी बदलता रहता है। तो भैया आप प्रिंसिपल्स तो बार बार बदल नहीं सकते, आप प्रिंसिपल्स तो बदल नहीं सकते। आपने इतने सालों तक एक्सपेरिमेंट किया उसको दोबारा बदलने के लिए, तो प्रिंसिपल्स कैसे हुए फिर? वो तो थोड़ा बहुत उसको चेंज कर सकते हो, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन जिसको कहते हैं, कि अपनी जरूरत के हिसाब से। ठीक है, जो बोला गया है उसके हिसाब से हल्का सा मॉडिफाई करके आप प्रेजेंट कर सकते हो। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर नॉट रिजिड, वो एकदम रिजिड नहीं होते। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिजिड? रिजिड का मतलब होता है सख्त, सख्त, सख्त लौंडे वाला सख्त, सख्त, सख्त लौंडे वाला सख्त। रिजिड होता है ना, रिजिड मन वाला इंसान जो है हमेशा लाइफ में बेटर काम करता है। सख्त मतलब रिजिड, रिजिड का मतलब है कि अपनी जो है मतलब सख्तता से रहना। ठीक है, अब यहां पे अपन ने बोला क्या सर? ये फ्लेक्सिबल है, तो आप रिजिड क्यों बोल रहे हो? सर बेटा मैंने रिजिड नहीं बोला, मैंने बोला नॉट रिजिड। मैंने क्या बोला? नॉट रिजिड। कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो है, मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल है वो रिजिड नहीं होते हैं, वो रिजिड नहीं होते हैं, वो आपके होते हैं फ्लेक्सिबल। ठीक है, समय के मतलब एप्लीकेशन के हिसाब से फ्लेक्सिबल होते हैं। दे कैन बी मॉडिफाइड बाय द मैनेजर, मैनेजर के द्वारा मॉडिफाइड होते हैं, वो मैनेजर के द्वारा मॉडिफाइड होते हैं कि मैनेजर जैसा चाहे वैसा मॉडिफाई किया जा सकता है। ठीक है, जैसा मैनेजर चाहे वैसी तरह से मॉडिफाई किया जा सकता है पर्सनलाइज एप्लीकेशन के हिसाब से। फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट हमारा, बेस्ड ऑन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। अच्छा, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप क्या बोल रहा है? मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन। दैट मींस दीज प्रिंसिपल्स tells if a particular principle is applied in situation what might be the effect। वो बोल रहा है कि भैया मैनेजमेंट प्रिंसिपल बोल रहा है आर बेस्ड ऑन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। दैट मींस दीज प्रिंसिपल्स टेल इफ अ पर्टिकुलर प्रिंसिपल इज अप्लाइड इन सिचुएशन व्हाट माइट बी द इफेक्ट। कि वो प्रिंसिपल जो है उस सिचुएशन में अप्लाई किया जा रहा है और उसका इफेक्ट क्या होगा ये जानने के लिए। These principles cannot state perfect absolute result because these are applied on human beings। अब क्या है इसका बेटा परफेक्ट रिजल्ट तो आप बता नहीं सकते। क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि आपके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, आप इसलिए नहीं बता सकते क्योंकि द प्रॉब्लम इज यहां पे आपका सबसे बड़ा कि ह्यूमन बीइंग के ऊपर ये अप्लाई किया जा रहा है। किस पे अप्लाई किया जा रहा है? ह्यूमन बीइंग पे अप्लाई किया जा रहा है। ह्यूमन बीइंग क्या है बेटा? आपने कुछ बोला और उसने बर्ताव कैसा किया आपको पता ही नहीं।
ह्यूमन बीइंग ने क्या बोला और उसने बर्ताव कैसा किया उसका कोई गारंटी थोड़ी है, वो तो किसी भी तरीके से कर सकता है। आज अलग तरीके से बर्ताव करेगा, कल अलग तरीके से बर्ताव करेगा। आज मैंने तुमको मोटा बोल दिया, मतलब इस आदमी को मोटा बोल दिया तो हंस रहा है करके, कल बोल दिया, कल गुस्सा हो जाए, मोटा कैसे बोला तूने मेरे को। तो इंसान का बर्ताव जो है वो अलग है भाई साहब। तो आप ये चीजें एब्सोल्यूट रिजल्ट नहीं दे सकता कि ये बोलोगे तो ऐसा ही वो बिहेव करेगा, दैट इज नॉट पॉसिबल। इट हेल्प्स इन, क्या अपन वो देखा होगा ना, अरे मेरा भाई बचपन का दोस्त है यार, तू टेंशन मत ले, मैं करवा दूंगा उससे काम। और जब उसको बोला हमने फोन करके, क्यों बे जल्दी से वो काम करके दे दे, अबे मैं नहीं कर रहा, मेरे पास बहुत टाइम है, बहुत टाइम, बिल्कुल टाइम नहीं मेरे पास, बिल्कुल टाइम नहीं मेरे पास, मैं बहुत बिजी हूं, ऐसा वैसा करके हमारी इज्जत डुबा देता है वो बचपन का दोस्त। क्या बिहेव करेगा हमें नहीं पता। इट हेल्प्स इन नोइंग सम आइडिया अबाउट द रिजल्ट, रिजल्ट के बारे में थोड़ा सा आइडिया हो जाता है, थोड़ी सी हेल्प कर देता है कि मतलब कहीं ना कैसा लगता है ना यार ये आदमी खराब है तो इसको बोलने का कोई फायदा नहीं, ये आदमी अच्छा है, इससे बात भी करी जा सकती है। तो आप थोड़ा सा आइडिया लगा लेते हो कि यार किस चीज से आपको बेनिफिट हो सकता है और किस चीज से बेनिफिट नहीं होगा। ठीक है, ये चीजें भी यहां पर देखी जाती हैं। क्लियर। तो अपन ने अभी तक बेटा क्या क्या पढ़ा, अपन ने पढ़ा फीचर ऑफ मैनेजमेंट में यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी, कि मतलब हर जगह पे, हर लेवल पे, हर जगह पर, हर समय पे, हर कहीं पे भी मैनेजमेंट किया जा सकता है। फिर देखा जनरल गाइडलाइन, ये मेयरली गाइडलाइन है, इसको आप जो है प्रॉपर सोल्यूशन नहीं बोल सकते। ठीक है, सॉल्यूशन के लिए आप इसके लिए काम कर सकते हो, है ना, अपने हिसाब से पर्सनलाइज एप्लीकेशन। फिर आता है इवोल्यूशनरी या फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट। क्या प्रिंसिपल है भैया, ऐसा तो है नहीं कि भैया आज रात को ही बन जाएंगे, समय लगता है, टेस्ट किया जाता है, देखा जाता है लगातार बहुत सालों तक कि सेम चीज हो रही है हर बार करने पे, तो आप बोलते हो कि हाँ प्रिंसिपल है। फिर आता है हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब ये बेटा रिजिड नहीं है, फ्लेक्सिबिलिटी बोलता है बेटा ये रिजिड नहीं है, ये जो है आपके ऐसा नहीं है कि मतलब कह दिया तो कह दिया, है ना, परंपरा प्रतिष्ठा अनुशासन, वैसी वाली सिनेरियो नहीं है, फ्लेक्सिबल होते हैं थोड़े। ठीक है, फिर आता है हमारे पास एक और चीज, दैट इज बेस्ड ऑन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। इसको लगाना थोड़ा टफ होता है क्योंकि ह्यूमन बीइंग पे बेस्ड होता है। अब मैंने कुछ कॉज किया, उससे क्या उसका इफेक्ट रहेगा वो मुझे नहीं पता ना, गुस्सा होगा, खुश होगा, लड़ाई करेगा, क्या पता, यू नेवर नो, यू नेवर नो। इसीलिए अपने पास ये कुछ ऐसी सिचुएशन आती है। फिर आता है कंटिंजेंट। कंटिंजेंट का मतलब है मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर कंटिंजेंट, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर कंटिंजेंट, डिपेंड्स अपॉन दी सिचुएशन प्रिवेलिंग इन आवर ऑर्गेनाइजेशन। किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स अपॉन दी सिचुएशन, सिचुएशन के ऊपर है, प्रिवेलिंग इन आवर ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो सिचुएशन होगी उसके हिसाब से हमें यहां पे काम करना पड़ेगा। देयर एप्लीकेशन एंड इफेक्ट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, किस टाइप का बिजनेस है उसके, उस पर भी बहुत बड़ा रोल है, किस टाइप का बिजनेस है, किस टाइप की चीजें हो रही हैं, उस पर भी बहुत बड़ा इंप्लीमेंट होता है। जिस नेचर का बिजनेस होगा, जिस टाइप की ऑर्गेनाइजेशन होगी, वैसा वैसा इफेक्ट होगा। This application of principle has to be changed according to the nature, size and type of organization। क्या ये इसका जो एप्लीकेशन है ना बेटा कंटिंजेंट का, उसका एप्लीकेशन आप बदलते हो अकॉर्डिंग टू किस चीज के अकॉर्डिंग, ऑर्गेनाइजेशन के टाइप, किस तरह की इंडस्ट्री है, कितनी बड़ी बिजनेस है और कितना कैसा नेचर है। कि देखो ना कई बार होता है कि केमिकल इंडस्ट्री है, छोटी इंडस्ट्री है या बड़ी इंडस्ट्री है, और कैसे नेचर का वर्क है, मतलब बहुत ही केमिकल रिलेटेड नेचर का वर्क है, सीरियस काम कर रहे हैं काफ़ी ज़्यादा, तो हर तरह का एक अपना बिजनेस का एक नेचर होता है, उसके हिसाब से आपको एप्लीकेशन करना होता है। प्रिंसिपल ऑफ टीम स्पिरिट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ ऑर्गेनाइजेशन वेयर वर्क इज कैरीड आउट बाय ग्रुप ऑफ पीपल। कि यार जो आप बोलते हैं ना एस्पिरिट डी कॉर्प बोलते थे आप, याद है एस्पिरिट डी कॉर्प, एस्पिरिट डी कॉर्प, एस्पिरिट डी कॉर्प मतलब क्या बोलता था भैया, टीम वर्क काम करना है, हाँ या ना, तो बोलता है टीम वर्क काम तो बहुत बढ़िया होता है, लेकिन कब, जब जहां पर लोग जो हो ज्यादा हो, ग्रुप में काम कर रहे हो, जब है ही सोल प्रोप्राइटर है, मान लीजिए सोल प्रोप्राइटर मतलब ऐसा व्यक्ति जो कि मान सकते हो इकलौता ओनर है और काम भी सब जगह खुद ही कर रहा है, सब्जी का ठेला है इसका, अकेला बैठा हुआ है, तो बेटा उसमें टीम वर्क क्या करेगा, वो खुद से काम करेगा, खुद के साथ टीम वर्क करेगा, उसे टीम वर्क नहीं बोलेंगे, लोगों की जरूरत भी तो है ना, लोग भी तो होने चाहिए, वरना काहे का टीम वर्क। तो इसलिए एस्पिरिट डी कॉर्प तब काम करेगा जब लोग हो वहां पर। ठीक है, इसे वो कंटिंजेंट कहा जाता है, सिचुएशन के हिसाब से आपको काम करना है। ठीक है, समझ आया।
बेटा आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और ऐसी और अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए आप मैग्नेट ब्रेन्स चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, जहां पे हमारे पास काफ़ी तरह की वीडियोस अवेलेबल हैं फ्रॉम KG 1 to 12 सारी की सारी। आप चाहें तो CBSE इंग्लिश मीडियम हो, स्पोकन इंग्लिश हो, CUET हो, NTSC हो, ओलंपियाड हो, CBSE हिंदी मीडियम ही क्यों ना हो, उसके लिए अलग चैनल भी है, तो जाकर उसको भी चेक कर सकते हैं। यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, MP बोर्ड, ये सारे के सारे बोर्ड में भी आपको वीडियोस मिल जाएंगे अवेलेबल। उसके साथ साथ आप चाहें तो ये टैबलेट, मोबाइल फोन्स और लैपटॉप पर भी सारी वीडियोस देख सकते हो मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट और उसके यूट्यूब चैनल पे, और आपको सारी की सारी वीडियोस मिल जाती हैं एकदम निःशुल्क फॉर फ्री। और सेम आपको ई नोट्स और ई बुक्स भी चाहिए, अगर जिसमें आपको 100 में से 100 लाने हो, 95+% लाने हो, कैसे आएंगे सर? क्योंकि हमारे द्वारा ये बनती है हमारी नॉलेज के हिसाब से, और जब आप देखोगे और वही लिख के आओगे तो आपके मार्जिन कम हो जाते हैं नंबर कटने के। तो उसका भी डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, लिंक को प्रेस करें और ये नोट्स एंड बुक्स को अवेल कर सकते हैं। और आप चाहें तो हमें और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी फॉलो कर सकते हैं, जो कि है यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड टेलीग्राम पर भी। आई होप यू गाइस लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच।